मैं पूरी औरत जात की रिस्पेक्ट करता हूँ। वीर सिंह कुर्सी पर बैठकर मेज पर पड़ा अखबार उठाते हुए बोला, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली भी एक औरत ही थी। फिर वो अखबार पढ़ने में यूं गुम हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साना उल्लू का पठा कमलेश्वर ने उसे मन ही मन 1000 गालियां दी। बड़ा साधु संत बन रहा है, लाशों के बीच रह रह कर पगला गया है। देख लूंगा एक दिन साले को। कपिल के सामने रेस्टोरेंट में मरने वाले उस अज्ञात शख्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी थी। पिछले आधे घंटे में कपिल 2 बार बेहद बारीकी से उस रिपोर्ट को पढ़ चुका था। रिपोर्ट में पेट पर धारदार हथियार से वार होने के कारण आंतरिक अंगों का डैमेज होना और अत्यधिक रक्तस्राव को मृत्यु का कारण बताया था। ये सब तो वो पहले से भी जानता था, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस कत्ल पर रोशनी डाल पाता। उसी समय उसके सामने मेज पर पड़ा उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल की रोशन हो गई स्क्रीन पर झांका तो पाया कि वो सौम्या की कॉल थी। कितने अरसे बाद। एक पल के लिए उसे हैरत हुई, लेकिन फिर तत्काल उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो कॉल कल रात वाली घटना को लेकर ही थी। इतने दिनों बल्कि महीनों बाद सौम्या अचानक उसे इसलिए फ़ोन नहीं करने वाली थी कि उसे अपनी भूल का एहसास हो गया था, या फिर वो फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, या फिर वो अपने पहले प्यार अपने एक्स हस्बैंड से 2 बातें करना चाहती थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो कपिल, उधर से सौम्या का स्वर सुनाई दिया। हेलो कपिल बोला, तुम्हारी भेजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है। अभी मैं उसे ही देख रहा था। वो मैंने नहीं भेजी है, उधर से सौम्या का जवाब आया। वो डॉक्टर माधव ने भेजी है। उन्होंने ही पोस्टमार्टम किया था। लेकिन हॉस्पिटल में तो पोस्टमार्टम करने की ड्यूटी आमतौर पर तुम्हारी होती है ना? हाँ, लेकिन कभी कभी दूसरे डॉक्टर की भी ड्यूटी लगा दी जाती है, जैसे मेरे छुट्टी पर होने पर। लेकिन आज तो तुम छुट्टी पर नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? तुम शहर में हो और काम से छुट्टी लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ क्षण दूसरी ओर खामोशी छाई रही। डाइवोर्स से पहले तक कपिल और सौम्या में होने वाले झगड़ों में कपिल अक्सर सौम्या पर बकोहलिक होने का आरोप लगाता था, जिससे झगड़ा और भी बढ़ जाता था। लेकिन अब तो वैसी कोई बात ही नहीं थी। अब वो दोनों शादीशुदा नहीं थे। दूसरी ओर से सौम्या का स्वर सुनाई दिया, नहीं थी मैं छुट्टी पर, लेकिन डॉक्टर माधव मुझसे पहले हॉस्पिटल आ गए थे। मर्डर केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को जल्दी चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया और पोस्टमार्टम खुद ही कर दिया। ओह एनीवे, तुम बताओ तुमने फ़ोन कैसे किया? मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने लीना को पुलिस स्टेशन बुलाया था ना? हाँ। क्यों का क्या मतलब? वो एक मर्डर केस से जुड़ी हुई है, उससे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी ना। वो कैसे जुड़ी हुई है? सौम्या का स्वर विचलित हो उठा। वो तो वहाँ थी भी नहीं। तुमने खुद बताया था कि तुम्हारी उस ब्लाइंड डेट को लीना ने अरेंज करवाया था। मरने वाला अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर नहीं मरा, जिससे हम उसकी शिनाख्त तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल मेरी नज़र में दुनिया जहान में एक लीना ही है जो हमें उसके बारे में कोई जानकारी दे सकती है। दूसरी ओर कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर सौम्या बोली, देखो तुम लीना के साथ नरमी से पेश आना। वो पुलिस वगैरह के चक्कर से बहुत घबराती है। तुम चिंता मत करो, कपिल बोला। लीना का पुलिस के प्रति डर तभी दूर हो गया था जब एक पुलिस वाला उसका जीजा बना था। तुमने वो कहावत तो सुनी है न, जब जीजा भये कोतवाल तब डर काहे का? भैया हाँ बोलो, सया सया भये कोतवाल तब डर काहे का, असली कहावत ये है। हाँ वही, अभी जीजा साली की बात हो रही है न, तो मैंने थोड़ी लिबर्टी ले ली। लीना के साथ लिबर्टी लेने की बड़ी जल्दी रहती है तुम्हें? कपिल हंसा, फिर बोला, कुछ जलने की बू आ रही है। जलती है मेरी जूती। देखो, वो अपने स्वर को गंभीर बनाने का प्रयास करते हुए बोला, साली आधी घरवाली होती है, तुम्हें ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो तुम्हारी साली नहीं है क्या? डाइवोर्स तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे कहने पर हुआ था, लेकिन मेरे और लीना के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम अभी भी वही हैप्पी गो लकी जीजा साली कपल हैं, बल्कि लीना ने तो मुझे वचन भी दिया है वो 7 जन्मों तक मेरी साली बनी रहेगी। तुम्हारे तरह मुझे बीच मझधार में नहीं छोड़ेगी। तुमने तो मुझे आज इतने अरसे बाद फ़ोन किया है, लेकिन लीना मुझे अक्सर कॉल करती रहती है। अच्छा है, भाड़ में पड़ो तुम और साथ में तुम्हारी वो सदाबहार 7 जन्मों वाली साली लीना भी। कहकर सौम्या ने फ़ोन काट दिया। कपिल ने आराम से फ़ोन मेज पर रख दिया। वो संतुष्ट था। उसे पता था कि सौम्या समझ गई होगी कि लीना को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। बड़े दिनों बाद लीना को लेकर कपिल और सौम्या के बीच इस तरह की तकरार हुई थी। जब कपिल और सौम्या शादीशुदा थे
तो अक्सर उनके बीच इस तरह की चुहलबाजी होती रहती थी जिसमें लीना भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। लीना अपनी बड़ी बहन के स्थान पर कपिल का पक्ष लेती थी क्योंकि लीना और कपिल की आपस में खूब छिनती थी। उसी समय एसआई अमन शिंदे ने कमरे में कदम रखा। क्या निकला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? वो कपिल के सामने कुर्सी पर पसरते हुए बोला। धारदार हथियार से पेट पर वार से मौत हुई, अंदरूनी अंग डैमेज होने और अत्यधिक रक्तस्राव से। टू बैड, कम से कम कातिल का सरनेम तो पता चलता, या फिर उसका वार्ड नंबर ही पता चल जाता। दोनों हंसे। फिर कपिल यकायक इस ख्याल से संजीदा हो गया कि वो लोग एक कत्ल के केस की तफ्तीश पर बात कर रहे थे। उसे गंभीर होते देख अमन भी गंभीर हो गया। मरने वाले की शिनाख्ती के प्रयासों की क्या रिपोर्ट है? कपिल बोला। उसकी तस्वीर आसपास के बड़े इलाके में वितरित की गई है, सोशल मीडिया पर भी शेयर की है, आसपास के पुलिस थानों से भी मदद मांगी गई है, न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया है शिनाख्ती के लिए, पर वो कल ही छप पाएगा। एक भी शाम के पेपरों में आ सकता है। और उस तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? अमन ने इनकार में सिर हिलाया। उसके बारे में पता करने भी सेम प्रोसेस अपनाया जा रहा है। अब तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसा लग रहा है दोनों ही इस शहर के नहीं हैं। और अमन ने एक कागज टेबल पर कपिल की ओर सरकाया। उस पर एक एड्रेस लिखा था। कपिल ने प्रश्नसूचक दृष्टि से अमन की ओर देखा। ये उस आदमी और उस लड़की का एड्रेस है जो कल रात रेस्टोरेंट से लाइट बंद होने के दौरान चले गए थे। क्रिश्चियन फैमिली है। आदमी का नाम जॉन स्मिथ है और वो लड़की शायद उसकी बेटी है। बहुत लोगों से पूछताछ की, तब जाकर पता चला परिवार में शायद यही दो लोग हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक घर में रहते हैं। लड़की को कुछ बीमारी है शायद, इसलिए घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती। और वो तीनों लड़के। कपिल ने कागज उठाकर एड्रेस पढ़ते हुए कहा। उनका अभी पता नहीं चल पाया है। ठीक है, कपिल बोला, मैं इस जॉन स्मिथ से पूछताछ करने इसके घर जाता हूँ। पुलिस स्टेशन ही बुलवा ले। नहीं, रहने दो, तुम ही ने तो कहा लड़की बीमार है। घर जाकर पूछताछ करना ही ठीक होगा। अमन ने सहमति में सिर हिलाया। और कुछ? और क्या? अमन ने हैरानी से कपिल की ओर देखा। सुबह सुबह इतनी जानकारी ला कर दी आपको, अभी और चाहिए? हाँ, कपिल को उसका मतलब समझ में आया। शाबाश, आपने लीना जी से पूछताछ की इस बारे में? अमन ने जिस तरह लीना के नाम के आगे जी लगाया, उसे कपिल नोटिस किए बिना नहीं रह सका। उसकी नज़रें अमन के चेहरे पर जम गई। क्या हुआ सर? उसे इस तरह घूरते देख अमन हड़बड़ा उठा। कुछ नहीं, तुम्हारे चौखटे को घूर रहा हूँ। जी, सोच रहा हूँ लीना जी, कपिल ने जी पर जोर देते हुए कहा, से पूछताछ करने का काम मैं तुम्हें सौंप दूँ। अमन के चेहरे पर नाली साफ दिखाई देने लगी। नहीं सर, वो हड़बड़ा कर बोला, आप ही उनसे पूछताछ करिए, आप उन्हें ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। कपिल ने तीव्र दृष्टि से उसके चेहरे को घूरते हुए हुंकार भरी। कपिल को याद हो आया कि अमन उसके साथ एक दो बार लीना से मिल चुका था। उसके सामने तो उन दोनों में कोई विशेष बात नहीं हुई थी, लेकिन आज जिस तरह वो लीना के नाम पर एक्सप्रेशन दे रहा था, उससे कपिल को खटका हो रहा था। हेलो जीजू। तभी दरवाजे की ओर से लीना का खनकता हुआ स्वर सुनाई दिया। दोनों की निगाहें दरवाजे की ओर उठ गई। लीना दरवाजे पर खड़ी थी, हमेशा की तरह फैशन मॉडलों की तरह सजी धजी भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने कमरे में प्रवेश किया और अमन के बगल वाली कुर्सी पर जम गई। लीना के बगल में बैठते ही अमन इस तरह संभल कर बैठ गया मानो अभी अभी कमरे में आईजी साहब ने प्रवेश किया हो। हाय, लीना ने एक फॉर्मल सी हाय बगल में बैठे अमन की ओर भी उछाली। अमन का चेहरा खिल उठा। हाय के जवाब में पहले उसने सिर हिलाया, फिर लड़कियों की तरह लीना की ओर हाथ हिलाया, फिर अचानक सावधान सा होकर कपिल की ओर देखने लगा। कपिल ने बेचारगी के साथ अमन की ओर देखा, फिर लीना से मुखातिब हुआ, गद्दार। क्या? लीना अचकचाई। धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाली, दुनिया की सबसे कमीनी साली। क्या बक रहे हो जीजू? लीना झुंझला कर बोली। ऐसे पेश आते हैं अपनी इकलौती साली के साथ, ऐसे पेश आते हैं अपने इकलौते जीजा के साथ। मेरी और सौम्या की वापस सेटिंग कराने की जगह तू उसका टांका किसी और से भिड़वाने के लिए तैयार हो गई। कम से कम मुझे तेरे से तो ये उम्मीद न थी। लीना ने एक नज़र बगल में बैठे अमन पर डाली, जो अवाक सा बैठा समझने की कोशिश कर रहा था कि कपिल ये किस किस्म की पूछताछ कर रहा था। फिर कपिल की ओर घूमी। तो क्या मैं अपनी इतनी हसीन तरीन डियर सिस्टर को उसके बिछड़े प्यार की याद में इसी तरह घुलने देती? आपने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी। चॉइस की बच्ची, ये सेटिंग कराते समय एक बार भी तेरी आंखों के सामने तेरे इकलौते जीजू का मासूम चेहरा नहीं आया था ना? फिर क्या? फिर मैंने उसे एक कोने में किया और
अपनी प्यारी सिस्टर की खुशियों की खातिर जीजू की कुर्बानी देने की ठान ली। ये बात लीना ने कुछ ऐसे फिल्मी अंदाज में हाथ हिलाकर कही कि कपिल की हंसी छूट गई। हंसते हुए उसने अमन पर नजर डाली तो ये देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया कि अमन ऐसे निहाल होकर लीना की ओर देख रहा था जैसे कोई भगवान को देख रहा हो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।